रहीम। मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख। 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 MNAs के जो इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए हैं उस पर बात करेंगे। क्या ही वजह थी कि इन 11 उम्मीदवारों के जो हैं इनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए और बाकी जो हैं जो सब ने साथ दिए थे, लेकिन क्या वजह थी बाकियों के नहीं हुए। उसके बाद हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तहरीक इंसाफ जो अदालत में रेफरेंस फाइल कर रही है उस पर बात करेंगे। फिर हम फाइनेंशियल टाइम्स की उस स्टोरी को कवर करेंगे जो तहरीक इंसाफ की फंडिंग से रिलेटेड है। और आखिर में हम पाकिस्तान की मईशत और बाजवा साहब ने जो उसको संभालने के लिए कोशिश शुरू की उस पर बात करेंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तहरीक इंसाफ के 11 MNAs के जो इस्तीफ़े जो एक्सेप्ट किए गए हैं उस पर बात करते हैं कि क्या ही वजह है जब सारों ने इकट्ठे इस्तीफ़े दिए और कासिम सूरी साहब ने जाने से पहले उन सब के इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए, तो अब 11 जो है MNAs हैं उनके इस्तीफ़े दोबारा एक्सेप्ट करने की क्या कानून और आइन इजाज़त देता है? क्या ये अखलाकी तौर पे ठीक है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कानून और आइन इसकी कोई इजाज़त नहीं देता कि आप जो हैं जब 131 इस्तीफ़े आए हुए हैं आपके पास और आपका डिप्टी स्पीकर ये इनको जो है वो कर चुका है प्रोसेस, उसको दोबारा स्पीकर प्रोसेस करे और सिर्फ 11 के करें। देखें जी, सारे अगर इकट्ठे आए हैं तो सबका इकट्ठा करें। अगर आप समझते हैं कि पर्सनल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और इनको ही एक्सेप्ट इस तरह करना है तो फिर आप इन सबके इकट्ठे करें। ये मेलाफाइड इंटेंशन के साथ आप जो है ना ये काम ना करें। और इलेक्शन कमीशन ने चूँकि इनको एक्सेप्ट अब कर लिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए था कि ये तमाम के तमाम रेजिग्नेशन डिमांड करते या कम से कम स्पीकर से पूछते कि आपने पर्सनली वेरीफाई किया है इन बंदों से या नहीं किया। लेकिन चूँकि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी जो है वो वज़न जिस एक पलड़े में है PDM के और वो उस तरफ की ही फैसले देते हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। ये बड़ा अहम है कि इन ही 11 MNAs के क्यों एक्सेप्ट किए गए, बाकी जो है उनमें से किसी और के क्यों नहीं किए गए। तो आए मैं आपको फर्दन बताता हूँ कि ये MNAs कहाँ से जीते थे और इनके ही क्यों किए गए। सबसे पहले शीरी मज़ारी साहिबा जो तो मखसूस सीटों पर जो है वो MNA बनी थी, उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट किया। शीरी मज़ारी का एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड बड़ा वाज़ेह है और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ वो बढ़ चढ़ के बोलती हैं। सो इनको वो असम्बली में नहीं देखना चाहते और इसलिए सबसे पहले इनका किया। अली मोहम्मद ख़ान, द फेमस स्पीच ऑफ अली मोहम्मद ख़ान। उसके बाद अली मोहम्मद ख़ान पाकिस्तान के सेलिब्रिटी बन गए और ये मर्दान से जीते थे और मर्दान में ANP का भी एक अच्छा खासा वोट है। तो वो जो है वो इस वजह से इनको किया ताकि ANP जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में जीते और असम्बली में आए। उसके बाद एजाज शाह साहब है ननकाना साहब से, सेंट्रल पंजाब से। नून लीग जो है वो उनका जो है एक अच्छा वोट बैंक है यहाँ पे, तो उन्होंने खुद फ़ायदा लेने के लिए सीट जो है इनका इस्तीफ़ा मंजूर किया। फ़ारूक हबीब साहब हैं, ये जनाब आपको बताते चलें कि फेमस आबद शेर अली जो है उनसे जीते थे और बड़े थोड़े वोटों के मार्जिन से जीते थे, तकरीबन 2000 वोटों से। सो नून लीग ये अपनी सीट दोबारा जो है ललचा रही है कि साल एक के लिए अगर तहरीक इंसाफ इसको बाइकआउट करती है तो हम जो है ये हासिल कर लेंगे। उसके बाद शानदाना गुलजार हैं, ये भी मखसूस सीट पर आई हुई थी। फजल मोहम्मद हैं, ये 4 सद्दा से जीते और ये सीट बड़ी अहम है। ये सीट असफंद यार वली को हरा कर फजल मोहम्मद जो हैं ये आए हुए थे असम्बली में। सो ये भी ANP जो है इसके ऊपर जो ललचा रही है इस सीट पे। उसके बाद तकरीबन 4 MNAs हैं और ये चारों कराची के हैं। देखें कराची जो है इस टाइम बड़ा एक जो है अपोजिशन और PDM जो है उसके दरमियान जो है ना एक बड़ी टग ऑफ वॉर कराची में चल रही है कि कराची किसका है। पुराने इसके जो हैं वारसान उनमें MQM, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी थे, लेकिन आजकल एक नई कुव्वत कराची में उभरी है और कराची वाले जो हैं उसके साथ मिल रहे हैं, वो है तहरीक इंसाफ। और पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा कि मेजॉरिटी सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती। सो वो चाहते हैं कि एक दफ़ा इलेक्शन से आउट किया जाए और उसके बाद अपने उम्मीदवार वहाँ से जीते, वहाँ काम करवाएं और अपना ग्राउंड जो है वो मजबूत करें कराची के अंदर। ये जनाब 11 के 11 हल्के थे और ये इन्हीं वजूहात की बिना पर जो इनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए। स्पीकर को चाहिए था 131 सारों के एक्सेप्ट करता ताकि जो है ये सवाल ना रहता। और अब ये करने की वजूहात क्या थी? तो वजूहात ये थी कि PDM की हुकूमत उस दिन से खौफजदा है जब से तहरीक इंसाफ और काफ लीग की हुकूमत पंजाब में आ गई कि किसी वक्त भी हम रेत की दीवार साबित हो सकते हैं और गिर सकते हैं। एक इत्तेहादी साथ छोड़ जाए तो ये जो है हुकूमत गिर जाएगी। 174 वोटों के साथ बनी हुई ये हुकूमत है, 2 काफ लीग के जिसमें से वोट हैं। अगर शुजात हुसैन साहब जो है पार्टी के हेड नहीं रहते और नए पार्टी के हेड
और पार्लिमानी पार्टी का लीडर जो है ये अपनी पार्टी के उम्मीदवारों पर पाबंदी लगा देता है, आपने हुकूमत को वोट नहीं देना, तो 2 वोट वो भी ख़त्म हो गए। उसके बाद एक आधा इत्तेहादी अगर हिलता है तो ये पूरी की पूरी हुकूमत गिर सकती है। सो अपने आप को सिक्योर करने के लिए उन्होंने ये किया है, लेकिन ये हेल्प किया है। दूसरी खबर आज की उसके ऊपर आता है। दूसरा टॉपिक है कि चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक इंसाफ जो है वो एक रेफरेंस फाइल करने जा रही है अदालत में। इसके अलावा 2 सूबाई असम्बलियों के अंदर जो है मजमती करारदादें भी सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के खिलाफ जो है वो की जाएंगी, और तहरीक इंसाफ का पुरजोर मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफ़ा दें और 2 सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स यानी कि पंजाब का और KP का वो भी जो है इस्तीफ़ा दें। वो बाइस्ड फैसले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि वो कौन कौन से फैसले हैं जिनसे तहरीक इंसाफ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बहुत ज़्यादा आत्म एतमादी शुरू हुई। सबसे पहले तो EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला, उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा मुखालफत की, बजाय कि उसके ऊपर डिस्कशन की जाती, उस पर इजलास बुलाए जाते, उसको जो है उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। फॉर इंटरनेशनल जो पाकिस्तानी हैं, फ़ॉरेन पाकिस्तानी, उनके वोट पे मुखालफत की। सबसे फेमस जो है वो डस्का का इलेक्शन, जिसके अंदर के 7 से 8 पोलिंग स्टेशनों के ऊपर झगड़ा हुआ, एंड में वैलिड पेपर और जो है अमला है उसको भी तशद्दुद किया गया। उस इलेक्शन के अंदर पूरे के पूरे को नल वाइड कर दिया गया। लेकिन सेम यही पोजीशन अभी थोड़े अरसा पहले जो है इकबाल साहब कराची से जो है MKM की उनकी वफात के बाद जो सामने आई थी, और उधर भी तहरीक लब्बैक वालों में और MKM वालों में और दूसरों में लड़ाई झगड़े हुए बहुत सारे पोलिंग स्टेशनों पर, लेकिन उस पूरे के पूरे इलेक्शन को मान लिया गया और डस्का वाले पूरे के पूरे को रिजेक्ट किया गया। ना कि जो 10 और 15 जो पोलिंग स्टेशन वहाँ रीपोल होता, सारा नया रीपोल कराया गया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक पूरा महाज बनाया गया और फिर उनको जो है वो हरवाया गया। वहाँ से उनको जो है बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी जब सेनेटर बने तो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे जो है पैसे देते हुए वीडियो उनकी सामने आ गई, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ना किया। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी को डिसीट करने के लिए कुछ ना किया। उसके बाद जो है सेनेट के अंदर तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबा किया कि ओपन वोटिंग होनी चाहिए सेनेट के इलेक्शन की, ताकि ये जो लोटापन है और ये जो पैसों से बिकते और ख़रीदे जाते हैं बंदे, ये ख़त्म हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। अब तहरीक इंसाफ ने अभी ही क्यों अदालत के अंदर जो है रेफरेंस फाइल किया करने का सोचा है, तो मैं ये बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ को इनसाइड न्यूज़ मिली है कि जो है बड़ी बड़ी मुलाकातें जो हैं नून लीग के और PDM के वकला की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हुई हैं, और उनके अंदर डिस्कशन जो थी उसका एक ही एजेंडा था, और वो एजेंडा था कि किस तरह इमरान खान को नाअहल किया जाए इस फॉरेन फंडिंग केस में। जबकि अदालत ये कह चुकी है कि आप तमाम पार्टीज़ के फंड्स की इकट्ठी जो है ऑडिट करें और जांच पड़ताल करें, लेकिन फिर भी तासुबाना रवैया रखते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उन्होंने यकतरफा तहरीक इंसाफ के फंड्स की ऑडिट किया और उनके अकाउंट से जांच पड़ताल की है, और उसके अंदर अब वो सख्त से सख्त सज़ा के बारे में सोच रहे हैं और देने के लिए। और उम्मीद थी तहरीक इंसाफ को, जो इनसाइड खबर मिली है कि 10 अगस्त तक ये फैसला आएगा और इस फैसले की बुनियाद पे एक नैरेटिव बिल्ड करेगी अपोजिशन। सो उसके आने से पहले और इस सब के होने से पहले उन्होंने कहा कि हम क्यों ना पहले शोर मचा के और प्रेशराइज करें और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हटाने का मुतालबा करें, ताकि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोबारा से ये केस सुने और उनको जो है इंसाफ की उम्मीद नज़र आए। जी जनाब, ये वजूहात थी जिसकी वजह पे से चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ अदालत में जा रही। अब हम अपनी तीसरी खबर पे आते हैं, जो फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है जिसने आजकल तहलका मचाया हुआ है पाकिस्तान। जनाब, फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो अपनी खबर में बताते हैं कि आतिफ नकवी जो अबराज ग्रुप के मालिक हैं, उन्होंने एक क्रिकेट मैच करवाया था 2013 में, और उस क्रिकेट मैच से फ़ंड रेजिंग हुई थी, और वो फंड्स जो हैं वो उन्होंने वो तहरीक इंसाफ के बैंक अकाउंट में जमा हुए थे। इसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस करती है। इसमें उन्होंने बताया कि हमने जो ईमेल्स और इंटरनल डाटा जो है वो कलेक्ट किया है अबराज इंटरनेशनल का, उससे हमें पता चला है कि उन्होंने ऑक्सफोर्डशायर में एक जो है कि काउंटी है जो इंग्लैंड की, उधर जो है उन्होंने अपनी जो स्टेट थी उनका अपना जो प्रॉपर्टी थी उधर एक क्रिकेट मैच हुआ था, और उस क्रिकेट मैच से जो पैसे इकट्ठे हुए थे वो जमा हुए थे। उसके अलावा जो अबराज ग्रुप जो कि UAE के अंदर जो है वो काम कर रहा था, वहाँ UAE से वो 1.3 मिलियन जो है वोटन क्रिकेट क्लब का जो बैंक अकाउंट है वहाँ पैसे मुंतकिल हुए थे। अब वोटन क्रिकेट क्लब वो है जो कि ऑक्सफोर्डशायर के अंदर जो क्रिकेट मैच हुआ था वो इसी ग्राउंड पे हुआ था। इस पे और भी फंड रेजिंग डिनर्स और भी फंड रेजिंग मैच और इवेंट्स होते रहते हैं इस ग्राउंड के अंदर, लेकिन
वो ये खासी अहमियत पे इसलिए हामिल हुआ कि अबराज ग्रुप ने जो है 2013 के अंदर जो है 1.3 मिलियन इसके अकाउंट्स के अंदर जो है ना वो भेजा। अब जब 1.3 मिलियन आया तो उस 1.3 मिलियन का जो है वो फिर पाकिस्तान पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स के अंदर जो है ना मुंतकिल हुए वो पैसे। और इस तरह जो है पाकिस्तान के अंदर एक लॉ है कि जो फॉरबिड करता है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आप फॉरेन नेशनल्स और उनकी कंपनियों से फंड्स इकट्ठे नहीं कर सकते। ये कोई नई बात नहीं है। इसी स्टोरी के अंदर नीचे ये भी लिखा गया कि अबराज ग्रुप के इलेक्ट्रिक का मालिक थे और इसको बेचने के लिए गवर्नमेंट से जो है वो लेने के लिए एक एनओसी या आप कह लें उसके सारे के सारे डील को क्रैक करने के लिए अबराज ग्रुप के मालिक आतिफ नकवी ने $20 मिलियन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दिए। ये बड़ी खबर थी, लेकिन ये खबर को छुपा लिया गया और जो है इस खबर फंड रेजिंग वाली को सामने लाया गया और इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुमकिना फॉरेन फंडिंग केस से मिलाकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करने के लिए जो है यूज़ किया जा रहा है। तो मैं बताता चलूँ कि ये पहले ही तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में दे चुकी है। अबराज ग्रुप के मालिक जो है पाकिस्तानी नेशनल है। अगर हाँ, इस स्टोरी के अंदर एक और भी चीज़ है कि अबराज ग्रुप के इस वोटन क्रिकेट क्लब के अकाउंट के अंदर जो कि जिसके मालिक अबराज ग्रुप वाले हैं, वो जो है एक पैसे जो हैं आए थे यूएई से भी। यूएई की रॉयल फैमिली के एक मेंबर उन्होंने दी और वो भी उसी अकाउंट से दोबारा पीटीआई को भी हुई। तो ये तो एक नॉर्मल बात है। देखें, बिजनेसमैन है, उसके अकाउंट में किसी के भी पैसे आ सकते हैं, किसी के पैसे जा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो जो है वही पैसे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के लिए दिए गए हैं। हो सकता है उन्होंने तहरीक इंसाफ फंड रेजिंग के पैसे रखे हों, यहाँ से आए हों, यहाँ से दे। तो ये एक बहुत बड़ी स्टोरी नहीं, लेकिन इसको पाकिस्तान में बड़ा स्टोरी बनाया जा रहा है। और आतिफ नकवी के सबसे ताल्लुकात है और सब किसी से पोशीदा नहीं कि उनके किससे कितने कितने ताल्लुकात हैं। ये प्याली में तूफ़ान लाने के मुतरद्दिफ है। अब हम आखिरी अपनी ख़बर की तरफ चलते हैं। वो हम मशत की गिरावट और जनरल बाजवा साहब का इसके मैदान में कूदना, उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ही ख़तरनाक पोजीशन में है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसकी इकोनॉमिक्स को खा रही है और मैं जो हूँ मुसलसल अपने व्लॉग्स में इस बात का जो है वो इयादा करते जा रहा हूँ कि पाकिस्तान को अगर आपने इकोनॉमिकली स्टेबल करना है तो आपको पहले पॉलिटिकली स्टेबल करना पड़ेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इलेक्टोरल जमात थी उसको आप अगर पार्लियामेंट से बाहर निकाल धकेल देंगे और समझेंगे कि निज़ाम चल जाएगा, तो निज़ाम नहीं चलेगा। इंटरनेशनल अदारे जो हैं वो जमहूरियत के साथ खड़े होते हैं, उन्होंने कभी भी आपके साथ नहीं काम करना। ये एक पक्की बात है। अगर ये किसी को समझ नहीं आती तो हम उसकी अक्ल पे मातम कर सकते हैं और वही हुआ है। आज शहबाज हुकूमत के साथ कोई इंटरनेशनल अदारा बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं। IMF है तो वो भी तकरीबन साफ जवाब दे चुका है। पाकिस्तान की जो मईशत आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है, रुपये की गिरावट इतनी तकलीफ दे और इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तानी जो है शायद इसको बर्दाश्त न कर पाए। आज 250 रुपये का डॉलर हो गया है, जो कि 178 रुपये का था जब जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी। तो अब पूछना ये चाहते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। आज हमारे मुल्क के सबसे बड़े अदारे के जो है चीफ है, उनको भी मैदान में उतरना पड़ा इकोनॉमिक में। देखिए, उनकी जिम्मेदारी नहीं है इकोनॉमिक संभालना। हर चीज़ के ऊपर हम अगर उनके ऊपर डाल देंगे तो फिर ये जो हमने वोट देकर पार्लियामेंट में बंदे भेजे हैं, तो ये जो है ये किस काम के लिए। अगर नून लीग के पास टीम नहीं थी, अगर उनसे हालात नहीं थे संभल सकते, तो वो लेने के आए थे क्या? सहाफ़ियों को पैसा खिला के नैरेटिव बिल्ड करवाने के लिए आए थे और समझते थे कि फ़ौज हमारी मईशत चलाएगी, हम सहाफ़ियों को पैसा देंगे और इंजॉय करेंगे। और इसके अंदर सबसे खौफनाक जो स्टोरी है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जिसको सुन के, वो ये थी कि $200 से भरे हुए बैग पाकिस्तान से खुफिया तरीके से दुबई मुंतकिल किए गए। जी हाँ, ये एक स्टोरी है जिसके ऊपर जो है आज बाज़गश्त शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि वो कौन था, किसने भेजे। जनाब, ये वो PDM वाले थे, ये भेज सकते हैं। इसके अलावा कौन ताकतवर है पाकिस्तान में इतना कि जो भेज ले। जनाब, पाकिस्तान से ये डॉलर ख़रीद रहे हैं, पाकिस्तान का डॉलर बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। इनमें और अशरफ गनी में कोई फ़र्क नहीं जो डॉलर लेकर भाग गया पाकिस्तान से। जिस दिन पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया निकलना है, इन्होंने भी भाग जाना है। मेरे से लिखवा लें। और आज जनरल बाजवा साहब को जो है अमेरिकन जो है उनसे बातें करनी पड़ रही हैं कि हमारी IMF से डील करवाएं। ये हमारे लिए और हमारे सियासी निज़ाम के लिए शर्म की बात है। हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो हमारी सिक्योरिटी और हमारी जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, हमारे जो है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए उनका जो है काम करने की
तरफ जो है तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि हमारे मुआशी हालात इतने बुरे हैं कि उनको जो है ये ज़िम्मा भी उठाना पड़ रहा है। अल्लाह करे कि वो कामयाब हो, अल्लाह करे कि ये मईशत चले, हम सब की तो दुआ है, लेकिन ये चलती नज़र नहीं आ रही। देखिए, आपको इमरान खान के साथ बैठ के नए इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अगर नए इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो ये इसी तरह ही जो है ये मुल्क तबाही की तरफ जाता जाएगा और फिर इसके बाद कोई रिटर्न बैक नहीं होगा। खुदारा पाकिस्तान के ऊपर रहम करें। आखिर में हम जो है आपको शराब ज़दगान के बारे में बताते चलते, पाकिस्तान में तकलीफ दे दौर आया हुआ है। बलूचिस्तान हमारा जो सबसे पसमानदा सूबा है, जो पहले ही पसमानदा, उसमें मज़ीद सैलाब से तबाहकारियाँ हो रही हैं और सुनने में आ रहा है 126 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। दर्जनों 126 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं। दर्जनों जो हैं लापता हैं। 17,000 से ज़्यादा मकानात तबाह हो गया सूबे में, जहाँ पर पहले ही भूख और अफलास के डेरे थे। और उनके जो हैं 4 से 5 अजला बुरी तरह मुतासर हुए हैं, जिसमें चाही, कलात, लसबेला और सिब्बी, जैकबाबाद शामिल है। अब ये सैलाबी रेला जो है सिंध में दाखिल हो रहा है और वहाँ तबाहकारियाँ फैलाएगा। एक मुल्क जो पहले ही इस बार गले और जो जिनास के क्राइसिस से गुजर रहा है, उसके अंदर जो है हज़ारों एकड़ फसल तबाह होगी। हम सब दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब पे रहमत करें और ये जो हैं तबाहकारियाँ, इनसे हमारी जान छुड़ाएँ और ये पाकिस्तान एक तरक्की करने वाला मुल्क बने। इससे तरह हम अपने व्लॉग का जो है इख्तिताम करते हैं। हमारे जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी कीमती जो है कमेंट्स से हमें जो है ना बताते रहें कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है नहीं। आपके कमेंट्स जो है हमारे लिए कदर की, हम कदर की निगाह से देखते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदा।